हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में 1857 की क्रांति या विद्रोह पढ़ेंगे। तो पहले इसका भूमिका जान लेते हैं। भूमिका 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपने उपनिवेश की शुरुआत की। ब्रिटिश उपनिवेश का प्रारंभिक उद्देश्य अधिकतम आर्थिक और व्यापारिक लाभ कमाना था, जो कालांतर में भारत को कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बनाने तक केंद्रित हो गया। वहीं जहां एक तरफ भारत का तेजी से औद्योगिकरण हुआ तथा भारतीय समुदाय की कृषि पर निर्भरता अब पहले से और अधिक बढ़ गई, दूसरी तरफ भारी भरकम कर, जमींदारों के अत्याचार और अंग्रेजों की भू-नीतियां कारण किसान का समुदाय का निम्नत स्थिति में पहुंच गया। कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया, जिसमें नील, कपास, अफीम, चाय, जूट, कॉफी आदि के उत्पादन हेतु कृषक को मजबूर किया गया। कृषि के वाणिज्यीकरण की खाद्यान्न में कमी आई, जिसके अकाल की बर्बरता बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप देश में अंग्रेजों के विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ता गया, जो 1857 का एक व्यापक जन विद्रोह के रूप में भड़क उठा। 1857 के विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ की कंपनी भारतीय सिपाहियों द्वारा शुरू हुआ, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों तक फैल गया। इसकी शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, परंतु कालांतर में उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह का हो गया। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण राजनीतिक कारण क्या था? तो 1857 के क्रांति के राजनीतिक कारणों में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी के व्यापक गत का सिद्धांत प्रमुख था। वेलेस्ली की सहायक संधि के अनुसार भारतीय राजाओं को अपने राज्यों में कंपनी की सेना रखनी पड़ती थी। सहायक संधि से भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता समाप्त होने लगी और राज्य में कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ने लगा था। लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति या व्यापक गत का सिद्धांत द्वारा अंग्रेजों ने हिंदू राजाओं और दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया। वैध उत्तराधिकारी नहीं होने की स्थिति में राज्यों का विलय अंग्रेजी राज्यों में कर लिया जाता था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का क्रम। सबसे पहले सतारा 1848 में, जैतपुर 1848, जैतपुर, संभलपुर 1849, बालगत 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855, अवध 1856 में। रियासतों को विलय के अतिरिक्त पेशवा नाना साहब की पेंशन रोके जाने का विषय में भी असंतोष का कारण बना। डलहौजी ने 1855 में करौली की भी अपनी व्यापक नीति के तहत विलय किया था, किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी, फलतः इसे वापस लौटाना पड़ा। 1856 में अवध का विलय कुरु प्रशासन के आधार पर किया गया, क्योंकि डलहौजी की हड़प नीति यहाँ लागू नहीं हो रही थी। इसके लिए अवध के रेजिडेंट सम्मेलन में रिपोर्ट मांगी गई, किंतु उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि अंग्रेजों के लिए उनका नाम किसी अन्य चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाद में आउट्रम को वहां रेजिडेंट बनाकर भेजा गया और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1856 में अवध का विलय किया गया। विलय के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिडेंट बनाया गया। प्रशासनिक कारण क्या थे? अंग्रेजों ने भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हुए भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में सम्मिलित नहीं होने दिया तथा उच्च पदों पर भारतीय को हटाकर ब्रिटिश लोगों को नियुक्त किया गया। अंग्रेज भारतीयों को उच्च सेवाएं हेतु अयोग्य मानते थे। इन सब बातों से क्षुब्ध होकर भारतीयों को आक्रोश का भाव जागृत हो चुका था, जो कि 1857 की क्रांति के रूप में सामने आया। अंग्रेज न्याय के क्षेत्र में भी स्वयं को भारतीयों को उच्च और श्रेष्ठ समझते थे। भारतीय जज किसी अंग्रेज के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों की न्याय प्रणाली पक्षपात
पूर्ण और दीर्घावधिक खर्चीली थी, अतः भारतीय इसे असंतुष्ट थे, जो 1857 के विद्रोह का जन आक्रोश का कारण बना। डलहौजी ने तंजौर कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां जब्त कर ली, मुगल शासक बहादुर शाह को अपमानित कर लाल किला खाली करने को कहा। लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की, बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं सिर्फ राजा ही कहलाएंगे। परिणामतः मुगलों ने क्रांति के समय विद्रोहियों के साथ दिया। प्रशासन संबंधी कार्यों में योग्यता की जगह धर्म के आधार पर बनाया गया, जिससे ईसाईयत की धर्मांतरण पद्धति के अनुसार प्रसार, जिसमें आम जन भी विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अकालों की बर्बरता ने ब्रिटिश प्रशासनिक तंत्र को पोल खोल दी। सामाजिक और धार्मिक कारण। सांस्कृतिक सुधार की नीतियां से पारंपरिक भारतीय संस्कृति को हीन मानकर बदलाव करना, इससे समाज का रूढ़िवादी वर्ग ब्रिटिशों को विरुद्ध खड़ा हो गया। 1850 में आए धार्मिक नियोक्ता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल गया। इससे हिंदू समाज में असंतोष की भावना फैल गई। 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों की धर्मांतरण कार्यक्रमों की प्रोत्साहित किया गया। कालांतर में बेरोजगारों और विधवाओं, जनजातियों एवं अनाथों का धर्मांतरण करवाया गया। साथ ही अंग्रेजों की नस्लवादी भेदभाव नीतियां भी विद्रोह का पृष्ठभूमि तैयार किया। 1856 में डलहौजी के समय प्रस्तुत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित हुआ। इसके पहले भी सती प्रथा, दास प्रथा और नर बलि प्रथा पर लगाई गई रोक के कारण सामाजिक तनाव व्याप्त था। प्रत्यक्ष शिक्षा ने भारतीय समाज की मूल विशेषताओं को समाप्त कर दिया। परिणामतः परंपरागत शिक्षा समर्थकों ने विद्रोह के समय अंग्रेजों का विरोध किया। आर्थिक कारण क्या थे? तो ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ यथा अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी तथा महलवाड़ी व्यवस्था आदि द्वारा किसानों का जमकर शोषण किया गया। व्यापारिक कंपनी ने अपनी समस्त नीतियाँ के मूल में आर्थिक लाभ का केंद्र में रखा था। कंपनी की नीतियाँ ने पारंपरिक उद्योगों को समाप्त कर दिया। इससे दस्तकारी और हथकरघा उद्योग में संलग्न वर्ग के किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई तथा कृषि वाणिज्य संकट उत्पन्न हो गया। सैन्य कारण क्या थे? सेना में भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात लगभग 5:1 होता था। 5 अंग्रेज होते थे तो 1 भारतीय होते थे। सैन्य सेवा में नस्लीय भेदभाव विद्यमान थे और योग्यता के बावजूद भारतीय सैनिक अधिकतम सूबेदार पद पर पहुंच सकते थे और साथ ही उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में समान सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा किसी भी समय किसी भी स्थान पर समुद्र पार भी सैनिक का जाना अंग्रेजों आदेश पर निर्भर हो गया। यह भारतीय की सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था। 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया, जिसके द्वारा अब सैनिक को भी पत्र पर स्टैंप लगाना अनिवार्य हो गया। यह सैनिकों के विशेषाधिकारों के हनन जैसा था। धातत्व है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिससे सेना के रेजिमेंटों को जातीय, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। तत्कालीन कारण क्या थे? दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक यानी ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इसमें लगाने वाले कारतूस के ऊपरी भाग को दांतों से खोलना पड़ता था। बंगला सेना में यह बात फैल गई कि कारतूस की खोल में गाय की सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, अतः इससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को लगा कि चर्बीदार कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को नष्ट कर देगा। अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच के बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया। कालांतर में यह बात सही साबित हुआ कि गाय और सूअर की चर्बी वास्तव में बलूच शस्त्रागार में प्रयोग
की जाती थी। सैनिकों का विश्वास था कि सरकार जानबूझकर ऐसे कारतूसों का प्रयोग करके धर्म को नष्ट करने और उन्हें ईसाई बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अतः सैनिकों ने सुलबा होकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1857 का विद्रोह का प्रारंभ। 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग का विरोध 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने किया तथा विद्रोह की शुरुआत कर दी। उसने सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सर्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई, जो कि 1857 का क्रांति का प्रथम शहीद माना गया। एनसीईआरटी के अनुसार मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर हैरेसे थे। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई और विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इस समय मेरठ में सैन्य छावनी के अधिकारी जनरल हेविड थे। विद्रोह का विस्तार। दिल्ली में विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में हुआ। सिपाहियों ने अपने अधिकारियों पर गोली चलाई और अपने साथियों को मुक्त करवाकर दिल्ली की ओर कूच किया। 11 मई को मेरठ के विद्रोही दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट और क्रांति का नेता घोषित कर दिया। विद्रोह का विस्तार। दिल्ली में विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में हुआ। सिपाहियों ने अपने अधिकारियों पर गोली चलाई और अपने साथियों को मुक्त कराकर दिल्ली की ओर चल दिया तथा 11 मई को मेरठ के विद्रोही दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट और क्रांति का नेता घोषित किया गया। दिल्ली में मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को प्रतीकात्मक नेतृत्व दिया गया, किंतु वास्तविक नेतृत्व बख्त खां के पास में था। हालांकि दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार सितंबर 1857 को पूरी तरह से हो गया। इस संघर्ष को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी जॉन निकोलसन, हडसन और लॉरेंस को भेजा गया, जिनमें जॉन निकोलसन मारा गया। हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों और पौत्र को यह वचन देकर कि उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, गोली मारकर हत्या कर दी गई और बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तारी हुमायूं के मकबरे से हुआ, इसकी सूचना जनहित महल में दी थी। बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में जून 1857 में विद्रोह का प्रारंभ। बेगम हजरत महल यानी महक परी के नाम से भी जाना जाती थी, इसके नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने अपने अल्पवायु पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया और अपना प्रशासन स्थापित किया। चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस लखनऊ में स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारे गए। अतः कैंपबेल ने मार्च 1858 में विद्रोह को दबाकर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। तात्या टोपे के नेतृत्व में चिन्हट के पास अंग्रेजी सेना को हराया गया और हेवलॉक मारा गया। कालांतर में कर्नल नील भी लखनऊ में मारा गया। कानपुर 5 जून 1857 को कानपुर अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। यहाँ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब दुदू पंत ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। उनकी सहायता तात्या टोपे ने की थी, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। दिसंबर 1857 में कैंपबेल ने कानपुर पर फिर से अधिकार कर लिया। नाना साहब अंत में नेपाल चले गए। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई जन्म बनारस में और मृत्यु ग्वालियर में हुआ था। इनके नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ। झांसी में
फुरोज नामक सैन्य सेना ने पराजित होकर ग्वालियर पहुंची। तात्या टोपे ने झांसी की रानी से जमकर जाकर मिले। झांसी की रानी सैनिक वेशभूषा में लड़ती हुई दुर्ग की दीवारों के पास वीरगति को प्राप्त हुआ। तात्या टोपे ने अंग्रेजों को सर्वाधिक परेशान किया और सिंधिया की अस्वीकृति के बावजूद ग्वालियर की सेना और जनता का उन्हें सहयोग मिला। अपने गुरिल्ला युद्धों द्वारा उन्होंने विद्रोह का एक नया आयाम और किंतु बाद में उनके विश्वासघाती मित्र मानसिंह ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया और 1859 में ग्वालियर में उन्हें फांसी दे दी गई। बिहार में जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व उनके भाई अमर सिंह ने किया था। अतः विलियम टेलर एवं विसेंट अय्यर ने यहाँ विद्रोह को दबा दिया। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्लाह ने किया था। कैंपबेल ने यहाँ का विद्रोह को दबाया था। इलाहाबाद में जून के आरंभ में विद्रोह हुआ, जिसका कामना मौलवी लियाकत अली ने संभाली। अंत में जनरल नील ने यहाँ का विद्रोह को दबा दिया। विद्रोह के दौरान तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। बनारस समान जनता का विद्रोह और कर्नल नील द्वारा इसे दमन किया गया। यहाँ बच्चों और स्त्रियों को मृत्युदंड भी दिया गया। बरेली में खान बहादुर खां ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और अपने आप को नवाब घोषित किया। कैंपबेल ने यहाँ का विद्रोह को दबा दिया और खान बहादुर खान को फांसी की सजा दी गई। राजस्थान में कोटा ब्रिटिश विरोधियों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ जयदयाल और हरदयाल ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। असम में विद्रोह की शुरुआत मनीराम दत्त ने की तथा अंतिम राजा पोते कर्दबे पेशवर सिंघा को राजा घोषित कर मनीराम को पकड़कर कलकत्ता में फांसी दे दी गई। उड़ीसा में संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र भाई विद्रोहियों के नेतृत्व बने। 1862 में सुरेंद्र साई को आत्मसमर्पण कर दिया। इन्हें देश से निकाल दिया गया। 1857 का विद्रोह एक नज़र में प्रमुख केंद्र, विद्रोह के नेतृत्वकर्ता और ब्रिटिश दमनकर्ता। दिल्ली में नेतृत्व बहादुर शाह जफर और बख्त खां किया था और इसे दमन जॉर्ज निकोलसन और हडसन के द्वारा। लखनऊ में बेगम हजरत महल और दमनकारी हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे और दमनकारी कैंपबेल था। झांसी ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे और दमनकर्ता जनरल ह्यूरोज था। जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किए थे और दमनकारी मेजर विलियम टेलर विसेंट अय्यर थे। फैजाबाद में आक्रमणकारी मौलवी अहमदुल्ला और कैंपबेल दमनकारी। इलाहाबाद बनारस में लियाकत अली और दमनकारी कर्नल नील। बरेली में खान बहादुर खां और दमनकारी कैंपबेल था। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया और जिहाद का नारा दिया। अंग्रेजों ने इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। मौलवी अहमदुल्ला मूलतः मद्रास के रहने वाले थे। विद्रोह के समय एक झंडा गीत की रचना हुई जिसे अमी आजी मुल्ला ने लिखा था। लंदन टाइम के पत्रकार माइकल रसेल ने इस विद्रोह का सजीव वर्णन किया है। बंगाल, पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जींद, हैदराबाद, मद्रास आदि ऐसे क्षेत्र थे जहां पर विद्रोह पनप नहीं सका था। यहाँ के शासक और जमींदार वर्ग ने विद्रोह को कुचलने में ब्रिटिशों की सहायता भी की थी। 1857 के विद्रोह में अवध में इस तरह जनता ने भाग लिया कि वहाँ स्वतंत्रता संग्राम जैसी प्रतीत होने लगा। सत्ती चौरा घाट की घटना। कानपुर में नाना साहब ने सत्ती चौरा के पास अंग्रेजों को सुरक्षित निकल जाने का आश्वासन दिया, किंतु उन्हें धोखे से मारकर, जिससे महिलाएं भी शामिल थे, अपने नाम पर कलंक लगा लिया।
बाद में नाना साहब ने अपने आप को बादशाह का पेशवा घोषित कर दिया। विद्रोह के दौरान कई महत्वपूर्ण नेताओं ने वीर गति मिली, किंतु नाना साहब और बेगम हजरत महल नेपाल चले गए। विद्रोह की असफलता का कारण क्या था? तो कुछ महत्वपूर्ण वर्गों जैसे जमींदारों और शिक्षित लोग का साथ ना मिलना। विद्रोहियों का संगठित आधार मजबूत नहीं था। भले ही कुछ महत्वपूर्ण नेता आपस में मिले, किंतु किसी ठोस योजना पर अमल ना कर सके। सैनिकों ने भी संपूर्णता में विद्रोह नहीं किया। यदि बंगाल के सैनिक विद्रोही थे, तो पंजाब, गोरखा और मद्रास के सैनिक विद्रोह का दमन कर रहे थे। अंग्रेजों के अनुसार विद्रोहियों की हार का सबसे बड़ा कारण उनकी योग्य नेतृत्व का ना होना था। जॉन लॉरेंस तो कहता है कि यदि विद्रोहियों में कोई एक योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। संगठन और अनुशासन, सामूहिक योजना, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, नेताओं की गुटबंदी और आधुनिक हथियारों की कमी को समग्र रूप से असफलता का कारक माना जाता है। विद्रोह का महत्व। 1857 के विद्रोह की विसफलता ने भारतीयों की यह आभास कराया कि विद्रोह में मात्र सैन्य बल का प्रयोग से सफलता नहीं पाई जा सकती है, बल्कि सभी वर्गों का सहयोग, समर्थन, राष्ट्रीय भावना भी आवश्यक है। इस विद्रोह से भारतीयों में विदेशी सत्ता के विरुद्ध एकता और राष्ट्रीय भक्ति के बीज पैदा हुई। विद्रोह के बाद भारत सरकार के ढांचे और नीतियां में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। भारतीयों को धीरे धीरे अपने देश के शासन में भाग लेने का अवसर मिलने लगा। विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भले ही यह विद्रोह असफल हो गया, परंतु इसके दूरगामी परिणाम काफी उपयोगी रहे। मुगल साम्राज्य का दरवाजा सदा के लिए बंद हो गया। ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने की सभी अधिकार वापस ले लिया। 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत राज्य सचिव के पद का प्रावधान किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल मंत्रणा समिति की स्थापना की गई। इन सदस्यों में 8 नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाएगी तथा 7 की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता सुनिश्चित किया गया। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और इस प्रकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। इस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। ब्रिटिश के साम्राज्य विस्तार पर रोक, धार्मिक मामले और हस्तक्षेप सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराना, भारतीयों के प्राचीन अधिकारों की रक्षा और रीति रिवाजों के प्रति सम्मान के वायदे भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किए गए। अंग्रेजों की सेना का पुनर्गठन किया गया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं से बचा जा सके। अब भारतीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई। तोपखाना पूर्णतः यूरोपीय सैनिकों के हाथों में सौंप दिया गया। विद्रोह के पूर्व बंगाल और अवध के सैनिकों की संख्या सर्वाधिक थी, परंतु अब सिखों और गोरखा की संख्या में काफी बढ़ोतरी कर दी गई। 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों का मत क्या है? तो यह धर्मद का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। यह कहा गया LER रीज के द्वारा। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। यह कहा गया बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय था और ना स्वतंत्रता संग्राम था। यह कहा गया RC मजूमदार के द्वारा। यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। यह सीले के द्वारा कहा गया। यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था।
यह जॉन लॉरेंस के द्वारा कहा गया। यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था, यह कहा गया टी.आर. होम्स के द्वारा। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया और सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, यह कहा गया पी.डी. सावरकर के द्वारा। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, यह कहा गया जेम्स ऑस्ट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा। 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक: द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बी.डी. सावरकर के द्वारा। द प्रेजेंट एंड द राज एरिक थॉमस स्टोक्स के द्वारा। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट अशोक मेहता के द्वारा। द सिपॉय म्यूनिटी एंड रिवोल्ट 1857 आर.सी. मजूमदार के द्वारा। सिविल रेबिलियन इन इंडियन म्यूनिटीज 1857 से 59 तक शशिर भूषण चौधरी के द्वारा। द हिस्ट्री ऑफ सिपॉय वार इन इंडिया जॉन विलियम काय के द्वारा। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक रूजवेल्ट के द्वारा। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857 सर सैयद अहमद खां के द्वारा। द सिपॉय माइटिनी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस एच.पी. चट्टोपाध्याय के द्वारा। 1857 एस.एन. सेन के द्वारा। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता की सूची को मिलान करें। अजीमुल्ला खां यह फतेहपुर से थे। मौलवी अहमद शाह यह थे फैजाबाद से। बेगम हजरत महल यह थे अवध से। लियाकत अली इलाहाबाद से थे। 1857 के क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ किया गया था? यह किया गया था मेरठ से। 1857 का विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था। सूची 1 और सूची 2 को सुलेखित करें। जैसे 1857 के बिलवल के नायक और उनके कार्यक्षेत्र बख्त खां यह थे दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला यह थे अवध से। कोवर सिंह थे आरा से। नाना साहब कानपुर से थे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? यह थी अवध से। 1857 में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो यह था तात्या टोपे का। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने भारत की सर्वाधिक सहायता की थी? यह किया गया था ग्वालियर के सिंधिया से। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था? तो 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह गवर्नर जनरल था कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पमास्टन था। 1857 के विद्रोह के मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो यह कारण था जमींदारों की सहभागिता। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का षड्यंत्र की संज्ञा दी है, यह कहा गया है सर जेम्स ऑस्ट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया है? यह दिया गया है बी.डी. सावरकर के द्वारा। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? यह किया गया था दिसंबर 1856 में। मंगल पांडे कहाँ में बीरबल से जुड़े हुए थे? तो यह जुड़े हुए थे बैरकपुर से। 1857 विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया है? यह दिया गया है बख्त खान को। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित अवधारणा सही है? तो यह अवधारणा सही है।
इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो पहली घटना थी सैनिक का दिल्ली में लाल किले तक पहुंचना। 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्र में से सबसे पहले अंग्रेज किसे पुनः अधिकृत किया? तो यह किया गया था दिल्ली को। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली है। यह स्थल है वाराणसी। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो यह था तात्या टोपे। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो यह दिया गया था तात्या टोपे के द्वारा। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम प्रथम राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंध किससे है? यह संबंध है R.C. मजूमदार से। निम्नलिखित वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो नहीं लिया गया था यह ऑप्शन नंबर डी, यानी कृषक और जमींदार भाग नहीं लिया था। 1857 के समय बैरकपुर में कौन सा ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो यह ऑफिसर था हैरिसे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो यह बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खो दिया था? तो यह खो दिया गया था ऑप्शन नंबर सी, यानी जनरल जॉन निकलसन। यह नहीं था, जनरल नील था, मेजर जनरल हेलबोल था और सर हेनरी लॉरेंस थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, यह था S.N. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह था सर सैयद अहमद खां। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह को दमन के बाद भारतीय फौज को नवगठन से संबंधित था? तो यह संबंधित था पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा है? तो यह देखा गया है मिर्जा गालिब के द्वारा।